नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर शरणजीत कौर, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, एमजीपी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब CSI नेट के DBT, ICMR, JRF, असिस्टेंट प्रोफेसर इन वेरियस यूनिवर्सिटीज़ लाइक UPHSC, UPPSC एट्सेट्रा जैसे एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और हाई वेटेज टॉपिक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मूविंग प्रोटीन्स इनटू मेम्ब्रेन एंड ऑर्गेनल्स। ये टॉपिक बार बार CSIR पार्ट बी और पार्ट सी दोनों सेक्शंस में पूछा जाता है और अदर एग्जाम्स में भी जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इम्पॉर्टेंट है उसमें इम्पॉर्टेंटली पूछा जाता है। स्पेशली ER टारगेटिंग, SRP, Sex61 ट्रांसलोकोन, को ट्रांसलेशनल और पोस्ट ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन के बीच में जो कंपैरिजन है और BIP रेशेट मैकेनिज्म। तो अगर हम पहली क्लासेस की बात करें उसको रिवीजन कर लेते हैं। एक क्विक रीकैप में पिछली क्लासेस में हमने आयन चैनल्स, पम्प्स, को ट्रांसपोर्टर, सोडियम पोटेशियम ATPase, SGLT1, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। ये सब कॉन्सेप्ट्स आज की क्लास से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं क्योंकि प्रोटीन टारगेटिंग भी एनर्जी ग्रेडियंट और मॉलिकुलर रिकॉग्निशन पर डिपेंड करती है। तो आज के टॉपिक में चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का मेन टॉपिक प्रोटीन सॉर्टिंग एंड टारगेटिंग इन यूकैरियोटिक सेल्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सारे प्रोटीन्स की सिंथेसिस साइटोसोल में फ्री राइबोसोम पर शुरू होती है, लेकिन उनका फाइनल डेस्टिनेशन चाहे वो न्यूक्लियस हो, माइटोकॉन्ड्रिया हो, क्लोरोप्लास्ट हो, पेरोक्सिसोम हो या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो सब डिसाइड होता है सिग्नल सीक्वेंसेस के थ्रू। तो अब शुरू करते हैं। इन सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट है ये देखना कि जो आपने पहले पढ़ा था वो आपको याद है या नहीं। ठीक है, तो उसके लिए हम शुरू करेंगे कुछ डिवीजन क्वेश्चंस। ठीक है, तो आपका फर्स्ट डिवीजन क्वेश्चन है ये आपके सामने। को ट्रांसपोर्टर्स आर क्लासिफाइड एज सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर्स बिकॉज दे, को ट्रांसपोर्टर्स को आप सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। क्यों? क्योंकि दे ट्रांसपोर्ट सॉल्यूट्स ओनली बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, डायरेक्टली hydrolyze ATP, use energy stored in the electrochemical ion gradients or function only in the epithelial cells। इसका आंसर आपका क्या रहता है? को ट्रांसपोर्टर को सेकेंडरी एक्टिव हम इसलिए कहते हैं क्योंकि वो डायरेक्टली ATP का यूटिलाइजेशन नहीं करता, ना ही वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से जाता है, वो तो आपके कैरियर प्रोटीन होते हैं, ना ही वो केवल आपके एपिथेलियल सेल्स में काम करता है, वो आपके इलेक्ट्रोकेमिकल आयन ग्रेडियंट को एज अ एनर्जी सोर्स यूज करता है, इसीलिए हम इसको सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। सो आंसर इज सी, को ट्रांसपोर्टर्स डू नॉट कंज्यूम ATP डायरेक्टली, बल्कि वो सोडियम या फिर प्रोटॉन के इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट को एक्सप्लॉइट करते हैं और उसकी वजह से वो अपनी एनर्जी को आगे बढ़ाते हैं। उसकी वजह से वो दूसरे आयन को या तो सेम डायरेक्शन में या तो दूसरे डायरेक्शन में ट्रांसफर करते हैं। Now next question is, which statement best explains why 2 sodium ions are required for glucose import in the intestinal cell? लास्ट क्लास में मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, नहीं किया है तो आप वो क्लास ज़रूर देखिएगा। आई विल प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इसमें क्या है, क्यों यूज़ किए जाते हैं केवल 2 सोडियम आयन ही? टू इंक्रीज द ट्रांसपोर्टर एफिनिटी, टू ओवरकम मेम्ब्रेन रिजिडिटी और टू प्रोवाइड सफिशिएंट एनर्जी, फ्री एनर्जी फॉर अपहिल ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट और टू प्रिवेंट सोडियम लीकेज। तो हमें ट्रांसपोर्टर की एफिनिटी के लिए चाहिए तो वो तो हमें सोडियम मतलब एक सोडियम से भी मिल सकता है। मेम्ब्रेन की रिजिडिटी को ओवरकम करने के लिए चाहिए तो वो भी ऐसा नहीं है। सो आंसर बेसिकली इसका है सी। हर एक सोडियम आयन वो लगभग 3 किलो कैलोरी पर मॉलिक्यूल एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो 2 सोडियम आयन आपको 6 किलो कैलोरी पर मोल प्रोवाइड करते हैं, जो कि 30,000 लगभग 30,000 गुना ग्लूकोज के एक्यूमुलेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसलिए यहाँ पर 2 चाहिए। अगर मान लीजिए 1 रहेगा, एक सोडियम आयन रहेगा, तो वो केवल आपको 175 फोल्ड ही आपको ग्लूकोज का एक्यूमुलेट करा पाएगा, जिसके ये सबसे ज़्यादा करा पाते हैं जब 2 सोडियम होते हैं तब। नाउ which transporter is localized exclusively to the basolateral membrane of intestinal epithelial cell? बेसोलेटरल में ही जो चाहिए, SGLT1, GLUT2, सोडियम प्रोटॉन एंटीपोर्टर या फिर CFTR, एंड द करेक्ट आंसर इज बी, GLUT2। GLUT2 एक लो एफिनिटी का हाई कैपेसिटी इनिपोर्टर है विच इज प्रेजेंट ऑन द बेसोलेटरल मेम्ब्रेन, जिसकी वजह से ग्लूकोज एपिथेलियल सेल से
और ब्लड में ट्रांसपोर्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन कार्डियक मसल इनहिबिशन ऑफ सोडियम पोटेशियम एटीपीएज इंक्रीजेस कॉन्ट्रैक्टिलिटी। कार्डियक मसल्स में अगर हम सोडियम पोटेशियम का एटीपीएज को इनहिबिट कर दें, उस पंप को इनहिबिट कर देते हैं तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि इट एक्टिवेट सोडियम कैल्शियम आयन चैनल, इट एनहांसेस कैल्शियम आयन एटीपीएज एक्टिविटी। यहाँ दो अलग अलग पॉइंट दिए गए हैं। इट रिड्यूसेस कैल्शियम आयन एक्सट्रूजन वाया सोडियम कैल्शियम एंटीपोर्टर और इट इंक्रीजेस सोडियम आयन इफ्लक्स। इसके बारे में हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। एंड द करेक्ट आंसर इज सी, कि ये रिड्यूस करता है सोडियम आयन ग्रेडियंट को, जिसकी वजह से जो सोडियम कैल्शियम का एक्सचेंज है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से कैल्शियम आयन एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाते हैं और कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाता है, यानी पॉजिटिव आइनोट्रॉपी हो जाती है। व्हाट इज आइनोट्रॉपी? आइनोट्रॉपी इज द एबिलिटी ऑफ हार्ट मसल्स यानी मायोकार्डियम टू कॉन्ट्रैक्ट विद सर्टेन फोर्स इंडिपेंडेंट ऑफ हार्ट रेट और प्रीलोड। कितना हार्ट रेट है, कितना उसमें प्रीलोड है, उस पर कोई मैटर नहीं करता है। आइनोट्रॉपी में आपकी जो हार्ट मसल्स होती है यानी मायोकार्डियम होता है, उसकी कॉन्ट्रैक्शन का रेट बढ़ जाता है, पॉजिटिव एंट्रोपी हो जाती है इन दिस केस जब हम सोडियम आयन ग्रेडियंट को रिड्यूस कर देते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which antiporter is directly responsible for calcium for carbon dioxide transport in erythrocyte। आरबीसी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट के लिए जो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है वो कौन सा एंटीपोर्टर है? सो सोडियम प्रोटोन एंटीपोर्टर है, सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर है, क्लोराइड बाइकार्बोनेट एंटीपोर्टर है या CFTR है। जहाँ पर भी आपको क्वेश्चन लगे आप उसको पॉज करके अपना सॉल्व करें, फिर आप आंसर की तरफ मूव कीजिएगा। एंड द करेक्ट आंसर इज सी, AE1 यानी कि एनायन एक्सचेंजर 1। ये क्या करता है? क्लोराइड शिफ्ट कॉज करता है। ये आपका जो सोडियम बाइकार्बोनेट आयन से इनको एक्सपोर्ट करता है, जो कि आपके कार्बन डाइऑक्साइड से बने हैं, उसके हाइड्रेशन से बने हैं, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का सफिशिएंट ट्रांसपोर्ट हो पाता है। नेक्स्ट आते हैं हमारे कुछ पार्ट सी टाइप के क्वेश्चंस। इनिशियल इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स आर ट्रीटेड विद उआबेन। उआबेन एक ड्रग है एक तरीके से, जो कि सोडियम पोटेशियम एटीपीएस को इनहिबिट करती है। सो इट इज़ अ सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप इनहिबिटर उआबेन। उससे आपने एपिथेलियल सेल्स को ट्रीट कराया। देन ग्लूकोज अपटेक फ्रॉम द इंटेस्टाइनल ल्यूमेन इज मेजर्ड ओवर टाइम। उसके बाद आपने इंटेस्टाइन की ल्यूमेन से ग्लूकोज का कितना अपटेक हो रहा है उसको मेजर करना स्टार्ट किया। तो अब आप पूछ रहे हैं व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग आउटकम इज द मोस्ट लाइकली। पहला है इमीडिएट सेसेशन ऑफ द ग्लूकोज अपटेक, नो इफेक्ट ऑन ग्लूकोज अपटेक, ग्रेजुअल डिक्लाइन इन ग्लूकोज अपटेक एंड इंक्रीज्ड ग्लूकोज अपटेक। चार इसके इफेक्ट हो सकते हैं, या तो तुरंत ग्लूकोज का अपटेक रुक जाएगा, या तो कोई इफेक्ट नहीं होगा ग्लूकोज पे अपटेक पे, या फिर ग्रेजुअली धीरे धीरे वो डिक्लाइन होना शुरू होगा ग्लूकोज, या फिर ग्लूकोज का अपटेक बढ़ जाएगा। चार कंडीशन में क्या करेक्ट आंसर है? आंसर इज बी, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि सोडियम ग्लूकोज सिम्पोर्टर जो होता है SGLT1 वो ATP का यूज़ नहीं करता, और जो उआबेन है वो बेसिकली सोडियम पोटेशियम ATPase को इफेक्ट करता है। तो ये आपका जो सोडियम ग्लूकोज सिम्पोर्टर है इट बेसिकली डिपेंड्स ऑन द सोडियम आयन इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। तो उआबेन क्या कर रहा है? उसके ग्रेडियंट के मेंटेनेंस को प्रिवेंट करता है। सो इनिशियली जो सोडियम आयन है वो परसिस्ट करेगा, अपटेक होगा, धीरे धीरे सोडियम आयन एक्यूमुलेट होगा, फिर ग्रेडियंट कोलैप्स हो जाएगा और अपटेक डिक्लाइन हो जाएगा। सॉरी, आंसर शुड बी सी। सी यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, सो आंसर शुड बी सी। प्लीज़ करेक्ट कर लें इसको। नेक्स्ट इज a mutant SGLT transporter couples only one sodium ion इंस्टीड ऑफ टू। हमने जैसा अभी पहले पढ़ा था कि दो सोडियम आयन रिक्वायर्ड हैं, क्यों रिक्वायर्ड है वो भी हमने पढ़ा बी पार्ट में भी, लास्ट क्लासेस में भी। नाउ अब ये एक म्यूटेंट बनाया गया है SGLT ट्रांसपोर्टर का, जो केवल एक सोडियम आयन को ही ट्रांसपोर्ट करता है। तो अब इसमें क्या कंक्लूजन होगा? ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर बिकम्स ATP डिपेंडेंट, glucose uptake remains unchanged, maximum glucose accumulation is severely reduced, or the transport becomes electroneutral. And the correct answer is C. C means maximum glucose accumulation is severely reduced. कैसे? एक्सप्लेनेशन है आपका, सोडियम आयन से आपको दो सोडियम आयन से 6 किलो कैलोरी पर मोल मिलती है, जिससे 30,000 फोल्ड ग्लूकोज एक्यूमुलेट हो पाता है। लेकिन एक सोडियम से 3 किलो कैलोरी मिलती है, जिससे लगभग 170 फोल्ड एक्यूमुलेशन ही हो पाता है। तो ट्रांसपोर्ट तो होगा मगर कम होगा, धीरे होगा। ठीक है, मैक्सिमम ग्लूकोज एक्यूमुलेशन
In cardiac muscle, partial inhibition of sodium potassium ATPase is observed. Cardiac muscles में सोडियम पोटेशियम ATPase का इनिबिशन किया गया है, बट पार्शियल इनिबिशन है. सो विच चेन ऑफ इवेंट्स मोस्ट एक्यूरेटली एक्सप्लेन्स इंक्रीज्ड कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी. सोडियम आयन को इफ्लेक्स इंक्रीज किया, इंक्रीज हो जाएगा कैल्शियम आयन का एक्सपोर्ट. अगर इसका इन्फ्लक्स इंक्रीज किया तो इंक्रीज हो जाएगा कैल्शियम आयन का इम्पोर्ट. रिड्यूस हो गया, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी है. रिड्यूस किया है आपने सोडियम आयन, या इसकी वजह से रिड्यूस हो जाएगा सोडियम आयन का ग्रेडियंट, जिसकी वजह से सोडियम कैल्शियम आयन का एक्सट्रूजन बाहर निकलना भी कम हो जाएगा. नेक्स्ट इज एटीपी का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा और स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू हो जाएगा. एंड द करेक्ट आंसर इज सी. सोडियम कैल्शियम के एक्सचेंजर जो होते हैं वो सोडियम आयन के ग्रेडियंट को यूज़ करते हैं. तो जब आपका सोडियम ग्रेडियंट रिड्यूस होगा तो एक्सचेंजर भी कम एफिशिएंट हो जाएगा, जिसके कारण से कैल्शियम आयन एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा. जितना ज़्यादा कैल्शियम आयन होगा उतनी स्ट्रॉन्ग कॉन्टैक्टिलिटी होगी, या फिर हम कह सकते हैं पॉजिटिव आयनोट्रॉपी होगी, जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा था. अ सेल एक्सपीरियंसेस सीवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस. बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो गई है, यानी कि साइटोसोल के अंदर पीएच बहुत कम हो गया है. सो विच ट्रांसपोर्टर वुड बी प्रिफरेंशियली एक्टिवेटेड टू रीस्टोर पीएच. इनमें से कौन सा ट्रांसपोर्टर है जो कि मेनली एक्टिवेट होगा ताकि पीएच को स्टोर किया जा सके. यहाँ पर दो चीज़ें हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी. अगर एक बार एसिडोसिस हो जाए या एल्किलोसिस हो जाए, एसिडोसिस के केस में कौन सा एक्टिवेट होगा ट्रांसपोर्टर, ये क्वेश्चन है. ठीक है, जैसे क्लोराइड बाइकार्बोनेट एंटीपोर्टर, सोडियम प्रोटोन एंटीपोर्टर, सोडियम बाइकार्बोनेट क्लोराइड एंटीपोर्टर और CFTR. चारों में से कौन सा है? द आंसर इज बी एंड सी. ये मल्टीपल चॉइस में आते हैं, तो इट कुड बी लाइक कौन कौन सी सही है. ए और बी, इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, ए एंड बी एंड सी एंड डी, या फिर ए बी सी. इस तरीके के इसमें ऑप्शंस आते हैं. जब मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चंस आते हैं उसमें से कौन सा वाले हैं जो दोनों करेक्ट है. द करेक्ट आंसर इज बी एंड सी. बी इज व्हाट? बी इज सोडियम प्रोटोन एंटीपोर्टर और सोडियम बाइकार्बोनेट और क्लोराइड का एंटीपोर्टर. जब एसिडोसिस इंक्रीज होती है तो प्रोटॉन बढ़ जाते हैं. प्रोटॉन बढ़ जाएंगे तो फिर ये एंटीपोर्टर, सोडियम प्रोटॉन का एंटीपोर्टर इंक्रीज हो जाता है, जो कि डायरेक्टली प्रोटॉन को एक्सपोर्ट कर देता है. और ये एक्टिवेट होता है ताकि वो इंपोर्ट कर सके बाइकार्बोनेट आयन को. बाइकार्बोनेट जब अंदर आएंगे तब उसके बाद ये इंट्रैक्शन शुरू होगा. नाउ क्लोराइड और बाइकार्बोनेट एंटीपोर्टर जो होते हैं वो एल्किलोसिस में काम करते हैं, एसिडोसिस में काम नहीं करते. यहाँ से बाइकार्बोनेट अंदर आएंगे, बाइकार्बोनेट से आपका जो H आयन क्योंकि बहुत ज़्यादा है, वो H आयन यहाँ से इंट्रैक्शन करके फिर आगे की रिएक्शन करते हैं. नेक्स्ट आता है आपका टाइट जंक्शंस इन इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स आर एक्सपेरिमेंटली डिस्ट्रक्टेड. हमारी जो इंटेस्टाइन की एपिथेलियल सेल थी, जिसमें एक एपिकल सरफेस होती है और एक बेसोलेटरल सरफेस होती है. ये थी एपिकल सरफेस और आपकी साइड वाली थी, ये थी आपकी बेसोलेटरल सरफेस. यहाँ पर आपके टाइट जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं. तो ये जो टाइट जंक्शंस हैं ये आपके क्या हो गए हैं? डिस्टर्ब कर दिए गए. तो इस केस में क्या होगा? इंक्रीज्ड ग्लूकोज अपटेक एफिशिएंसी, ये बढ़ा देंगे ग्लूकोज की एफिशिएंसी को. लॉस हो जाएगा एपिथेलियल पोलैरिटी का, इंक्रीज्ड सोडियम पोटेशियम एटीपीएज एक्टिविटी और इंक्रीज्ड एटीपी प्रोडक्शन. टाइट जंक्शन का मेन रोल है इसको ब्लॉक करके रखना, जिसकी वजह से कोई भी आयंस यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र नहीं हो सकते, वो सीधे इस तरीके से ही ट्रांसफ़र होंगे, यानी कि सेल्यूलर ट्रांसपोर्ट होता है. तो अगर हमारा टाइट जंक्शन नहीं होंगे तो क्या होगा इसमें, जिसकी वजह से जो टाइट जंक्शन थे वो क्या कर रहे थे? वो एपिकल बेसोलेटरल सेपरेशन को बना के रख रहे थे, पोलैरिटी को बना के रख रहे थे. अगर उनका डिस्ट्रप्शन होगा तो प्रोटीन की मिक्सिंग हो जाएगी और उसकी वजह से क्या होगा? लॉस ऑफ पोलैरिटी हो जाएगी और इनएफिशिएंट वेक्टोरियल या डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट होगा. समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग कॉलरा इन्फेक्शन. अब कॉलरा इन्फेक्शन से रिलेटेड हमने पार्ट पढ़ा था लास्ट क्लास में. कॉलरा इन्फेक्शन में क्या हो गया? CFTR मीडिएटेड
क्लोराइड आयन सिक्रेशन कॉन्टिन्यूस, क्लोराइड आयन का सिक्रेशन कॉन्टिन्यूसली होता रहता है, CFTR से मीडिएटेड ये पार्ट होता है। ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन जब आप यूज़ करते हैं, ORS सॉल्यूशन दिया जाता है कॉलरा इन्फेक्शन में, तो क्यों या कैसे करता है, तो वाई डज ORS रिमेन इफेक्टिव डिस्पाइट ऑनगोइंग क्लोराइड लॉस, क्लोराइड का लॉस लगातार चल रहा है लेकिन फिर भी ORS से आपको हेल्प मिल रही है, वाई। सो ये क्या करता है, ये CFTR को इनहिबिट करता है, ये सोडियम पोटेशियम ATPase की एक्टिविटी को रिस्टोर करता है, ये एक्सप्लॉइट करता है इंटैक्ट सोडियम ग्लूकोज इम्पोर्ट को, या ये डायरेक्टली पंप कर देता है वाटर इनटू द ब्लड। तो आंसर इज सी, कॉलरा टॉक्सिन बिल्कुल भी इनहिबिट नहीं करता है आपके SGLT1 को, तो सोडियम ग्लूकोज का अपटेक एक ऑस्मोटिक ग्रेडियंट बना देता है, क्योंकि हम क्या दे रहे हैं, हम सोडियम आयन दे रहे हैं, सोडियम आयन जब ज़्यादा जा रहा है बाहर ज़्यादा है तो वो क्या करेगा, वो ग्लूकोज को अंदर खींच के लेकर आ जाएगा, उसकी वजह से जो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट है, जो बैलेंस है वो बन जाएगा। एंड देन वाटर फॉलो करता है डिहाइड्रेशन, जब आपका वाटर है वो अपने अपने हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ मूव करता जाएगा, जब सॉल्ट का बैलेंस बनेगा तो वाटर का भी बन जाएगा और उस तरीके से ORS से आपको हेल्प मिल जाएगी। ये है इसमें, ये बिल्कुल भी इनहिबिट नहीं करता, ना ही ये रीस्टोर कर रहा है किसी की एक्टिविटी को, ना ही ये डायरेक्टली वाटर को पंप कर रहा है इन द ब्लड। अब शुरू करते हैं हम लोग प्रोटीन सॉर्टिंग एंड टारगेटिंग इन यूकैरियोटिक सेल्स। आई होप कि जो क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे होंगे टू रिवाइज द चैप्टर्स विच वी हैव लर्नड इन द अर्लियर क्लास। सो नेक्स्ट इज प्रोटीन सॉर्टिंग एंड टारगेटिंग इन द यूकैरियोटिक सेल्स। देखिए, अगर हम बेसिक्स की बात करते हैं, सभी प्रोटीन की सिंथेसिस जो होती है वो फ्री साइटोसोलिक राइबोसोम के ऊपर स्टार्ट होती है। सबसे पहले कोई भी प्रोटीन है वो बनना शुरू होती है फ्री राइबोसोम पे। फ्री राइबोसोम पे बनने के बाद उसकी डेस्टिनेशन जो होगी वो सिग्नल सीक्वेंस पर डिपेंड करती है जो प्रोटीन के ऊपर प्रेजेंट है। वो सिग्नल सीक्वेंस उसको लेके जाएंगे कि वो कहाँ जाएगी। तो दो मेजर टारगेटिंग पाथवे होंगे, या तो सिक्रेटरी होगा और या फिर होगा आपका सेल मतलब सेल में नॉन सिक्रेटरी पाथवे, जो कि पोस्ट ट्रांसलेशनल है। सिक्रेटरी पाथवे को ट्रांसलेशनल होता है, यानी कि जैसे जैसे प्रोटीन की सिंथेसिस, यहाँ पर ये RNA है तो यहाँ पर प्रोटीन की सिंथेसिस होती जा रही है और वो डायरेक्टली उसका जहाँ उसको जाना है वो जा भी रहा है, तो ये हो गया आपका को ट्रांसलेशनल। जब ये प्रोटीन की सिंथेसिस यहाँ पे हो गई है, यहाँ से प्रोटीन की सिंथेसिस हो गई है, प्रोटीन यहाँ पर आ गई है, अब उसको जहाँ जाना है तो वो हो गया उसका पोस्ट ट्रांसलेशनल। ठीक है, सिक्रेटरी पाथवे या को ट्रांसलेशनल में सिग्नल पेप्टाइड होता है, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सिग्नल पेप्टाइड होता है, जो एन टर्मिनल होगा, हाइड्रोफोबिक होगा। ये रिकॉग्नाइज हो जाता है ड्यूरिंग ट्रांसलेशन ओनली। फिर राइबोसोम जो होते हैं उसको रफ के ऊपर बैठा दिया जाता है। देन प्रोटीन एंटर करती है के ल्यूमेन में या फिर मेम्ब्रेन के अंदर। या तो वो प्रोटीन है वो ल्यूमेन के अंदर जाएगी या तो उसकी मेम्ब्रेन में जाएगी। बाद में उनका ट्रांसपोर्ट होगा से गोल्जी और गोल्जी से वेसिकल्स। फाइनल डेस्टिनेशन जो वेसिकल का होगा वो या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा या लाइसोसोम होगा या फिर उसे सेल के बाहर सिक्रीट कर दिया जाएगा। ये एक पाथवे है सिक्रीटरी पाथवे। दूसरा जो पाथवे होता है वो होता है नॉन सिक्रीटरी। सिक्रीटरी पाथवे इज द ओनली पाथवे यूजिंग वेसिकल मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट। तो वेसिकल से जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो केवल इसी में हो रहा है, वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट भी आप इसको कह सकते हैं। नॉन सिक्रेटरी या फिर पोस्ट ट्रांसलेशनल टारगेटिंग की बात करेंगे तो प्रोटीन में का सिग्नल नहीं होता। जिन प्रोटीन के अंदर का सिग्नल सीक्वेंस नहीं होता है वो प्रोटीन नॉन सिक्रेटरी या फिर पोस्ट ट्रांसलेशनल टारगेटिंग के लिए चली जाती है। इनकी सिंथेसिस पूरी तरीके से साइटोसोल में होती है और फ्री राइबोसोम के अंदर होती है। ठीक है, कई बार हमारे दिमाग में ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि हमारी जो प्रोटीन्स हैं वो फ्री राइबोसोम और बाउंड राइबोसोम में होती हैं, तो क्या दोनों राइबोसोम्स में कोई डिफरेंस है? नहीं, कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों की स्टार्टिंग फ्री साइटोसोलिक राइबोसोम से ही होती है, बट जो प्रोटीन सिक्रीटरी पाथवे के लिए डेस्टाइंड होती है वो प्रोटीन को खींच के लाया जाता है, फिर की मेम्ब्रेन के ऊपर बिठाया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट, अब हम शुरू करते हैं कुछ नॉन सिक्रेटरी पोस्ट ट्रांसलेशनल टारगेटिंग। जैसे यहाँ पर एक एन टर्मिनल हाइड्रोफोबिक सिग्नल है, उसे सिग्नल पेप्टाइड कहते हैं। पोस्ट ट्रांसलेशनल में अलग अलग जगह पर जाती हैं चीज़ें, जैसे कि साइटोसोल, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सीसोम। जो साइटोसोल की प्रोटीन्स हैं उनके ऊपर कोई सिग्नल नहीं पाया जाता और वो फोल्डेड स्टेट में वहीं पे रहती हैं।
जो न्यूक्लियस की प्रोटीन होती है उसमें होता है NLS, न्यूक्लियर लोकेलाइजेशन सिग्नल। ये फोल्डेड फॉर्म में न्यूक्लियर पोर के थ्रू एंटर करती हैं इन द न्यूक्लियस। माइटोकॉन्ड्रिया में माइटोकॉन्ड्रियल टारगेटिंग सीक्वेंसेस होते हैं, अनफोल्डेड स्टेट में ही ये माइटोकॉन्ड्रिया में मूव करते हैं। दूसरा क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में ट्रांजिट पेप्टाइड्स होते हैं, ये भी आपके अनफोल्डेड स्टेट में ही एंटर करते हैं इन द क्लोरोप्लास्ट। पैरोक्सिसोम में PTS होते हैं जो कि पैरोक्सिसोमल टारगेट सीक्वेंस है, जो कि जनरली C टर्मिनस पे पाए जाते हैं, ये आपके फोल्डेड स्टेट में रहते हैं। एक बार क्वेश्चन में आ सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट आर द टू ऑर्गेनेल्स इन विच द प्रोटीन्स गो और प्रोटीन्स ट्रांसपोर्ट इन द अनफोल्डेड स्टेट, बाकी सब में फोल्डेड फॉर्म में वो रहते हैं इन जनरल। फिर आता है हाई यील्डेड या एग्जाम ट्रैप, जिसमें राइबोसोम्स की बात करें तो राइबोसोम ऑर्गेनल स्पेसिफिक नहीं होते हैं, केवल ER का पाथवे है वही वेसिकल्स का यूज़ करता है, और जो अनफोल्डिंग है विच इज़ रिक्वायर्ड ओनली फॉर माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। न्यूक्लियस एंड पैरोक्सिसोम के लिए अनफोल्डिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो दिस इज द मेजर बिग पिक्चर कि हमारी कैसे सिंथेसिस हो रही है। देखिए कोई भी ये प्रोटीन है, ये माना हमारा राइबोस mRNA आया ये रेड वाला, उसके ऊपर राइबोसोम्स है, राइबोसोम से यहाँ पर ब्लू कलर की छोटी छोटी प्रोटीन्स बन रही हैं। ये प्रोटीन के दो पाथवे हैं, एक पाथवे यहाँ पर चल रहा है और दूसरा पाथवे ये है। फर्स्ट पाथवे इज द सिक्रीटरी पाथवे, जिसमें यहाँ से प्रोटीन में जैसे ही एक छोटा सा सीक्वेंस निकला अमीनो एसिड का, वो था आपका ER का सिग्नल सीक्वेंस। जैसे ही निकला तो कुछ प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस इस पे जुड़ के इस पूरी के पूरी राइबोसोम को ER की मेम्ब्रेन पे लेके आ गए। उसके बाद ये जो प्रोटीन थी इसकी सिंथेसिस इस ER की ल्यूमेन के अंदर होने लगी। अंदर जाके कुछ प्रोटीन की फोल्डिंग यहीं पर होगी और कुछ प्रोटीन होंगी जो कि मेम्ब्रेन में लगी रह जाएंगी। बाद में वो प्रोटीन गोल्जी कॉम्प्लेक्स से फिर आगे वेसिकल के थ्रू होते होते प्लाज्मा मेम्ब्रेन में या फिर लाइसोसोम में आगे चली जाती हैं। ये है आपका सिक्रीटरी पाथवे, या फिर ये बाहर निकल जाएंगे सिक्रीटरी प्रोटीन बनके। ये हो गया सिक्रीटरी पाथवे। दूसरा है आपका नॉन सिक्रीटरी पाथवे, या फिर जिसको हम कह सकते हैं पोस्ट ट्रांसलेशनल। ये वाला था आपका को ट्रांसलेशनल, दिस इज पोस्ट ट्रांसलेशनल। पोस्ट ट्रांसलेशनल में क्या हुआ, प्रोटीन की सिंथेसिस हुई। यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे यहाँ पे ER का सिग्नल सीक्वेंस था, इस प्रोटीन पे कोई भी ऐसा सिग्नल सीक्वेंस नहीं है, तो वो क्या होगा, या तो वो फोल्ड होके वहीं साइटोसोलिक प्रोटीन के फॉर्म में रह जाएगी, या फिर उसके अंदर कुछ टारगेटिंग सीक्वेंसेस होंगे, जैसे कि NLS हो सकता है, MTS हो सकता है, या फिर आपका ट्रांजिट पेप्टाइड हो सकता है, या PTS हो सकता है। उनके बेसिस पे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पैरोक्सिसोम या फिर न्यूक्लियस में इनकी एंट्री होगी। ये है पोस्ट ट्रांसलेशनल। ठीक है, अब हमें अगर इसको समझना है कि प्रोटीन की टारगेटिंग कैसे होती है इन द यूकैरियोटिक सेल, तो हमारे 4 मेजर क्वेश्चंस होने चाहिए। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द टारगेटिंग सीक्वेंस एंड हाउ इट इज डिस्टिंग्विश। अलग अलग जगह के लिए अलग अलग टारगेट सीक्वेंस है, तो वो एक दूसरे से कैसे अलग है। दूसरा क्वेश्चन होता है कि हमारे जो रिसेप्टर्स हैं वो कौन से हैं, सो व्हाट इज द रिसेप्टर फॉर द टारगेटिंग सीक्वेंस, टारगेटिंग सीक्वेंस के रिसेप्टर कौन से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ट्रांसलोकेशन चैनल या उसकी फोल्डिंग स्टेट कौन सी है, किस चैनल से होके वो उसमें एंटर कर रहे हैं और उसकी फोल्डिंग स्टेट कैसी है, मतलब फोल्डेड है या अनफोल्डेड है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि एनर्जी सोर्स क्या है यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट के लिए, कि प्रोटीन जब मूव कर रही है तो वो किस एक ही डायरेक्शन में जा रही है, मगर वो कौन सी एनर्जी सोर्स का यूज कर रही है। सो पहला क्वेश्चन का आंसर है व्हाट इज द टारगेटिंग सीक्वेंस एंड हाउ इट इज डिस्टिंग्विश्ड। ER के लिए जो टारगेटिंग सीक्वेंस है वो है एन टर्मिनल हाइड्रोफोबिक सिग्नल पेप्टाइड, वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूक्लियस के लिए यह है NLS यानी कि न्यूक्लियर लोकेलाइजेशन सिग्नल, जो कि बेसिक अमीनो एसिड का बना हुआ होता है, लाइसिन या आर्जिनिन रिच होता है और इसका क्लीवेज नहीं होता। बेसिक अमीनो एसिड का है, जैसे लाइसिन और आर्जिनिन रिच है और इसमें क्लीवेज नहीं किया जाएगा। दूसरा हो गया ER के बाद न्यूक्लियस, देन आ गया है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में ये एक माइटोकॉन्ड्रियल ट्रांजिट सीक्वेंस होता है, ये आपका MTS एन टर्मिनल पे प्रेजेंट है। एम्फीपैथिक अल्फा हेलिक्स है, एम्फीपैथिक यानी कि इसमें प्लस और माइनस यानी कि बेसिक एंड एसिडिक दोनों तरह के अमीनो एसिड
प्रेजेंट होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं इसमें आपके हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक दोनों तरीके के अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट आ गया हम क्लोरोप्लास्ट पे, एन टर्मिनल प्रेजेंट है, यहाँ पे भी ट्रांजिट पेप्टाइड है। ये सेरीन और थ्रियोनिन रिच होता है, इसमें कोई एसिडिक रेसिड्यू नहीं पाया जाता। जब हम पेरोक्सीसोम की बात करते हैं, PTS1 और PTS2 दो तरह के इसमें सिग्नल पाए जाते हैं। PTS1 सी टर्मिनल है, SKL यानी सेरीन, लाइसिन और ल्यूसिन, ये तीनों सी टर्मिनल पे एक साथ पाए जाएंगे इन दिस PTS1। या फिर PTS2 होता है जो कि एन टर्मिनल पे पाया जाता है, ये ज़्यादा मिलता है मेजर प्रोटीन्स में, आपका PTS1 मिलता है और माइनरली PTS2 मिलता है। यहाँ पे आता है टारगेटिंग सिग्नल्स आर नेसेसरी एंड सफिशिएंट। सो बेसिकली टारगेटिंग सिग्नल ही काफ़ी है। दिस इज लाइक कि ये हमारा एडमिट कार्ड है, हमें एग्जाम में जाना है तो हमें एक एडमिट कार्ड की ज़रूरत है। दीज आर द एडमिट कार्ड्स। ये अपने आप में काफ़ी हैं और एक दूसरे से एकदम अलग है, इनका कॉम्पोजिशन अलग है, इनकी पोजीशन डिफरेंट है और इनका चार्ज डिफरेंट है। जैसे कि ये प्लस चार्ज के होंगे, इसमें एम्फीपैथिक है, इसमें आपका पोलर रेसिड्यू है, लेकिन कोई एसिडिक रेसिड्यू इसमें नहीं पाया जा रहा। इसकी लोकेशन एन टर्मिनस है, ये एन और सी दोनों पे पाया जा रहा है, ये भी एन टर्मिनस है, ये बीच में कहीं मिल रहा है और ये भी एन टर्मिनस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि व्हाट आर द रिसेप्टर्स फॉर टारगेटिंग सीक्वेंस। हर एक के लिए अलग रिसेप्टर, क्योंकि अलग टारगेट सीक्वेंस है तो अलग रिसेप्टर भी होगा। जैसे ER के अंदर SRP यानी कि सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल्स होते हैं, जिसके लिए सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में टॉम रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, टॉम 20, टॉम 22। न्यूक्लियस के अंदर इम्पोर्टेंस होती हैं प्रोटीन अल्फा एंड बीटा। क्लोरोप्लास्ट के अंदर टॉक रिसोप्ट, जैसे यहाँ टॉम रिसेप्टर है वैसे यहाँ पे टॉक रिसेप्टर्स होते हैं। पेरोक्सिसोम में PEX5 और PEX7 होते हैं। तो ये जो रिसेप्टर्स होते हैं सबके अलग अलग, ये रिसेप्टर बेसिकली इंश्योर करते हैं स्पेसिफिक किस जगह पर जाना है एंड डायरेक्शन उसकी क्या होनी चाहिए। ठीक है, आप पूछ सकते हैं कि इसमें लाइसोसोम का क्यों नहीं है। लाइसोसोम का इसलिए नहीं है क्योंकि लाइसोसोम में जो भी प्रोटीन जाएगी वो ER के थ्रू जाएगी। तो लाइसोसोम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स उसमें यहाँ से जाती है, तो पहले आपका इसके लिए रिसेप्टर होता है, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट उसमें आगे होगा। क्वेश्चन नंबर 3 वॉज कि इसका ट्रांसलोकेशन चैनल कौन सा है और प्रोटीन की फोल्डिंग स्टेट कौन सी है। जैसे ER की बात करेंगे तो उसका चैनल होता है Sec61 और ये अनफोल्डेड फॉर्म में ही एंटर करता है को ट्रांसलेशनल। ये सब पोस्ट ट्रांसलेशनल है, ये सारे के सारे आपके पोस्ट ट्रांसलेशनल मूव करते हैं। न्यूक्लियस में न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, जिसे हम NPC कहते हैं, फोल्डेड फॉर्म में ये लेके जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में टॉम और टिम कॉम्प्लेक्स होता है, ये अनफॉलोड फॉर्म में, ये अनफोल्डेड फॉर्म में होना चाहिए। इसमें टिक टॉक होते हैं, ये भी अनफोल्डेड फॉर्म में होने चाहिए। पेरोक्सिसोम में PEX ट्रांसलोकोन होते हैं, PEX5 एंड PEX7, ये भी आपके फोल्डेड फॉर्म में जा सकते हैं। तो अनफोल्डेड फॉर्म में जनरली हम लोग पूछ सकते हैं कि CSIR में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज कि एनर्जी सोर्स कौन सी चाहिए आपको हर एक के लिए। ER के लिए ट्रांसलेशन का रेगुलेशन होता है तो उसमें GTP का यूटिलाइजेशन होता है, वहीं से एनर्जी फोर्स मिलती है, अलग से कोई नहीं चाहिए होती। और SRP को SRP के रिसेप्टर तक लाने के लिए आपकी जो स्टार्टिंग में चाहिए वो GTP से चाहिए होती है। न्यूक्लियस की बात करेंगे, इसमें रैन GTP ग्रेडियंट से आपका ट्रांसपोर्ट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ATP और मेम्ब्रेन पोटेंशियल दोनों यूज होते हैं, ऑस्मोटिक मेम्ब्रेन पोटेंशियल एंड ATP। क्लोरोप्लास्ट में ATP और स्ट्रोमल शैपरन्स होते हैं, शैपरन्स वो हेल्प करते हैं, स्ट्रोमा के जो शैपरन्स होती हैं प्रोटीन्स और ATP। पेरोक्सिसोम में ATP जो PEX ATPases से मिलते हैं। तो हर एक में एनर्जी सोर्स डिफरेंट है। आपका क्वेश्चन एक यहीं से मैच द फॉलोइंग में भी बन जाएगा कि किस तरीके से कौन सी एनर्जी सोर्स चाहिए, फोल्डिंग स्टेट कौन सी होनी चाहिए, कैसा इनका एनर्जी सिग्नल है और किस तरीके से ये को ट्रांसलेशनल या फिर पोस्ट ट्रांसलेशनल ये मूव करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें टारगेटिंग प्रोटीन टू एंड अक्रॉस द ER मेम्ब्रेन, अब हम ER की मेम्ब्रेन में किस तरीके से मूव करती हैं प्रोटीन्स। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर आप बात करेंगे तो ये सभी यूकेरियोटिक सेल्स में पाई जाती है, जिसके अंदर कुछ ट्यूब्यूल्स होते हैं और फ्लैटेंड सैक्स होते हैं। फ्लैटेड थैलेनुमा स्ट्रक्चर जिन्हें सिस्टर्नी बोलते हैं, सैक्स, फ्लैट सैक्स होते हैं। मेम्ब्रेन कंटिन्यूसली
आपके आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ, जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसी से बाहर निकल के वो ईआर में डेवलप हो जाती है, जो कि डायरेक्टली एक्सप्लेन भी करती है बिटवीन द न्यूक्लियर एनवलप एंड ईआर, कि न्यूक्लियस आपका ये है, न्यूक्लियस की इनर मेम्ब्रेन हो गई, तो जो आउटर मेम्ब्रेन है वो इस तरीके की स्ट्रक्चर बनी हुई रहती है। ऐसे मान लो ऐसा करके आपका ये स्ट्रक्चर है। सो दिस इज योर ईआर। Okay, picture is not good, but outer membrane is the continuous outgrowth which is then making this ER। ठीक है, बहुत ही बड़ा इसमें लार्ज सरफेस एरिया होता है। लिपिड की सिंथेसिस ईआर की मेम्ब्रेन में होती है। ज़्यादातर मेम्ब्रेन प्रोटीन की असेंबली भी ईआर की मेम्ब्रेन में होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो, ईआर की मेम्ब्रेन हो, गोल्जी कॉम्प्लेक्स की मेम्ब्रेन हो या फिर लाइसोसोम की मेम्ब्रेन हो, इन सब के इसे हम इसीलिए एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम भी बोलते हैं। ये एंट्री पॉइंट है फॉर ऑल द सिक्रीटरी एंड द ल्यूमिनल प्रोटीन। अगर हम टर्मिनोलॉजी की बात करें तो सभी प्रोटीन्स विच आर इनिशियली टारगेटेड टू ईआर आर सिक्रीटरी प्रोटीन। सभी प्रोटीन जो ईआर के अंदर आई हैं उन सबको हम सिक्रीटरी प्रोटीन कहते हैं, लेकिन सभी सिक्रीटरी प्रोटीन सिक्रीट नहीं होती हैं। सभी प्रोटीन को हम सिक्रीटरी प्रोटीन ज़रूर कहते हैं, बट वो प्रोटीन सिक्रीट आउट नहीं होती। कुछ प्रोटीन मेम्ब्रेन प्रोटीन बन के रह जाती हैं, कुछ प्रोटीन आपके लाइसोसोम में चली जाती हैं, कुछ प्रोटीन आपकी गोल्जी कॉम्प्लेक्स में रह जाती है और कुछ ईआर के लिए ही इम्पॉर्टेंट होती है, वो ईआर में ही रह जाती है। सो ईआर इज़ नॉट जस्ट अ प्रोटीन फैक्ट्री, बल्कि वो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस सेंटर भी है, क्योंकि वो लिपिड की सिंथेसिस भी कर रहा है और प्रोटीन जो मेम्ब्रेन प्रोटीन है उसकी असेंबली भी वहीं पे हो रही है। बात करते हैं हम सिक्रीटरी पाथवे की। सिक्रीटरी पाथवे क्या है? इट इज रेफर्स टू द फ्लो ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का फ्लो है सिक्रीटरी पाथवे, जिसमें सबसे पहले प्रोटीन एंटर करती है ईआर में, फिर वो जाती है गोल्जी में, वेसिकल्स में, देन अपने डेस्टिनेशन पे। सभी ल्यूमिनल प्रोटीन ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम दे ऑल्सो पास थ्रू द ईआर फर्स्ट। इसमें कौन सी डेस्टिनेशन इसमें कौन कौन सी प्रोटीन्स आती है? सिक्रीटेड प्रोटीन, ईआर की ल्यूमेन प्रोटीन, गोल्जी ल्यूमेन प्रोटीन एंड लाइसोसोमल ल्यूमेन प्रोटीन। ये ल्यूमेन प्रोटीन की बात होगी, बाकी मेम्ब्रेन प्रोटीन भी यहीं से आती है। ऑल प्रोटीन्स इनिशियली टारगेटेड टू ईआर आर कॉल्ड सिक्रीटरी प्रोटीन। However, not all ER targeted proteins are secreted outside the cell. So सेंटेंस में बहुत थोड़ा ही डिफरेंस है, बट यहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम रफ ईआर एंड स्पेशलाइज्ड सिक्रीटरी सेल्स। जो रफ ईआर होता है ईआर के अंदर, उसमें बहुत ज़्यादा राइबोसोम्स पाए जाते हैं। मॉर्फोलॉजिकली वो डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि उसकी जो रफ ईआर है उसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स की कोटिंग पाई जाती है। कहाँ ज़्यादा मिलता है? स्पेशलाइज सिक्रीटरी सेल, जिनका काम मेनली है कुछ हॉर्मोन्स को, कुछ प्रोटीन, कुछ एंजाइम्स को सिक्रीट करना, उनमें ये ज़्यादा मिलता है। जैसे पैंक्रियाटिक एसाइनर सेल्स, ये डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करती हैं और एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। कौन सी एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ में? जैसे ईआर टारगेटिंग, ट्रांसलोकेशन, सिक्रीशन डायनेमिक्स, इन सब में आपका इन सेल्स का यूज़ होता है। और ये बहुत ज़्यादा इसके अंदर, इन सेल्स के अंदर रफ ईआर और गोल्जी अपटेटस पाए जाते हैं। जब ज़्यादा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी मिले तो यानी कि आइडियल सिस्टम है टू स्टडी द प्रोटीन सिक्रीशन। प्रोटीन के सिक्रीशन में ये ज़्यादा काम आएगा। यहाँ पर देखेंगे जैसे ये फ्री राइबोसोम है, फ्री राइबोसोम के अंदर प्रोटीन बन रही है। अब ये mRNA है, यहाँ से प्रोटीन बन रही है। फिर क्या होगा? ये प्रोटीन अटैच होगी, राइबोसोमल यूनिट अटैच होगी। अटैच होने के बाद उसकी सिंथेसिस आगे होती जाएगी और फिर उसके बाद कुछ प्रोटीन ल्यूमेन में जाएंगे, कुछ मेम्ब्रेन में चली जाएंगी। पल्स चेज एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पल्स चेज एक्सपेरिमेंट में एक पल्स होती है, एक चेज होता है। व्हाट इज पल्स? पल्स मतलब शॉर्ट एक्सपोजर टू रेडियो एक्टिव अमीनो एसिड। हम किसी भी सेल को थोड़ी देर के लिए, छोटे से टाइम के लिए रेडियो एक्टिव अमीनो एसिड देते हैं, देन बहुत सारे नॉन रेडियो एक्टिव अमीनो एसिड उसमें ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से स्टार्टिंग में जो थोड़े से आपने रेडियो एक्टिव अमीनो एसिड दिए थे वो नई प्रोटीन की सिंथेसिस में काम आ गए। अब वो नई प्रोटीन में जहाँ जहाँ जाएंगे आप उसको ट्रैक कर सकते हो, क्योंकि आपने बाद में सारे नॉन रेडियो एक्टिव अमीनो एसिड दिए हैं। तो ये क्या काम आएगी? ये ट्रैक कर पाएगी न्यूली सिंथेसाइज प्रोटीन को ओवर टाइम।
क्या ऑब्जर्वेशन होता है, रेडियो एक्टिविटी सबसे पहले कहाँ मिलेगी, तो सबसे पहले मिलती है ईआर बाउंड राइबोसोम्स पे, उसके तुरंत बाद रेडियो एक्टिविटी देखने को मिलती है आपको इनसाइड द ईआर ल्यूमेन। कंक्लूजन क्या निकला, जो सिक्रीटरी प्रोटीन है वो ईआर की मेम्ब्रेन को या तो प्रोटीन की सिंथेसिस के दौरान ड्यूरिंग और इमीडिएटली आफ्टर सिंथेसिस, या तो प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है, ये आपका लार्ज सब यूनिट है, स्मॉल सब यूनिट है, यहाँ पे आपका आरएनए है और ये प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है, ये ईआर की मेम्ब्रेन पे एक चैनल है, इस जैसे सेक्स61 बोलते हैं इसको, यहाँ से ये प्रोटीन की एंट्री हुई, या तो ये प्रोटीन की सिंथेसिस तुरंत ही एंट्री हो जाती है या फिर इसकी प्रोटीन की सिंथेसिस होगी और उसके बाद वो यहाँ पे मिलेंगे। कुल मिला के सबसे पहले आपको मिले ईआर के ईआर बाउंड राइबोसोम पे, जो राइबोसोम बड़े जुड़े हुए थे इसके ऊपर आपको रेडियो एक्टिविटी मिली फर्स्ट, एंड देन सेकेंड आपको मिली ल्यूमेन के अंदर। ओके, दिस एस्टेब्लिशेस को ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन, जिसकी वजह से आपको पता चला कि को ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन यहाँ पे होता है। सो ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन ऑकर साइमल्टेनियसली, एक साथ हो रहे होते हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये को ट्रांसलेशनल है। सेल्फ फ्री एक्सपेरिमेंट, सेल्फ फ्री एक्सपेरिमेंट्स क्या है, ऐसे एक्सपेरिमेंट्स जहाँ पे आपका सेल का यूज नहीं होता है, ठीक है, सेल का यूज नहीं हो रहा है। ओके, तो देखिए सेल्फ फ्री एक्सपेरिमेंट में, सेल्फ फ्री एक्सपेरिमेंट्स में ट्रांसलोकेशन हो रहा है सिक्रेटरी प्रोटीन्स का इनटू माइक्रोसोम्स, इट इज कपल टू ट्रांसलेशन। ओके सॉरी, बेसिकली जैसे ये सेल्फ फ्री प्रोटीन सिंथेसिस क्या हुआ कि आपने कुछ एंटम, ये एक वेसिकल्स बनाए जो कि थे माइक्रोसोम्स, माइक्रोसोम जिनके ऊपर राइबोसोम्स नहीं है। सबसे पहले क्या हुआ, एन टर्मिनल सिग्नल सीक्वेंस है इन राइबोसोम्स के ऊपर, इनकी पूरी सिंथेसिस कर ली, इसमें सिग्नल सीक्वेंस है, पूरी प्रोटीन की सिंथेसिस हो गई। उसके बाद आपने माइक्रोसोमल मेम्ब्रेन को मतलब ऐड किया, जब आपने ऐड किया तो वो प्रोटीन की एंट्री इस ल्यूमेन में नहीं हो पाई। सो नो इनकॉर्पोरेशन इनटू द माइक्रोसोम्स, नो रिमूवल ऑफ सिग्नल सीक्वेंस, ना तो सिग्नल निकला यहाँ से रिमूव हुआ, ना ही इसकी एंट्री हो पाई। लेकिन जब हमने दूसरी कंडीशन ली, इसमें क्या किया है, माइक्रोसोम पहले से प्रेजेंट है, फिर हमने राइबोसोम्स उसमें ऐड किए हैं जो कि सिंथेसिस कर रहे हैं उस एमआरएनए पे प्रोटीन की, तो क्या हुआ, उसकी प्रोटीन की एंट्री को ट्रांसलेशनल होती गई और जो सिग्नल है वो भी सारे रिमूव हो गए। सो को ट्रांसलेशनल ट्रांसपोर्ट हुआ प्रोटीन का इनटू द माइक्रोसोम और जो सिग्नल सीक्वेंस है उसको रिमूव कर दिया गया। ये थी आपकी कंडीशन जो क्लियरली बताती है कि सेल्फ फ्री एनवायरनमेंट में अगर हमने माइक्रोसोम को ईडीटीए से ट्रीट करा दिया, जो कि एमजीआईएन को चिलेट करते हैं, जिसकी वजह से जितने भी राइबोसोम्स उसके ऊपर थे जुड़े हुए वो सारे हट गए, जिसकी वजह से क्या हुआ, राइबोसोम फ्री माइक्रोसोम आपको सबसे पहले मिल गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन वाज कि हमें माइक्रोसोम ऐसे कैसे मिलेंगे जिसमें कोई भी राइबोसोम नहीं जुड़े हुए हैं, तो हमने उसके लिए ईडीटीए से ट्रीट कराया, एमजीआईएन निकल गए, राइबोसोम अटैच होने के लिए एमजीआईएन की रिक्वायरमेंट थी, वो निकल गया, तो फिर राइबोसोम हट गया, फ्री राइबोसोम फ्री माइक्रोसोम आपको मिल गया। ये बिल्कुल ईआर की मेम्ब्रेन के जैसे हैं। अब क्या हुआ, आपने प्रोटीन की सिंथेसिस कराई सेल फ्री सिस्टम में, यानी सेल नहीं है, अलग से अपने ट्यूब के अंदर सारा काम कर रहे हैं, जिसमें आपने अभी वो नहीं डाला है माइक्रोसोम। इन दैट केस आपने राइबोसोम डाल दिए हैं, टीआरएनए, एटीपी, जीटीपी, साइटोसोलिक एंजाइम डाले हैं और उससे प्रोटीन की सिंथेसिस होनी है, जिसमें एक ऐसा एमआरएनए ऐड किया जो कि सिक्रेटरी प्रोटीन बनाता है। अब उस सिक्रेटरी प्रोटीन में ये वाला एक्सपेरिमेंट आपने फॉलो किया, एक में प्रोटीन की सिंथेसिस पूरी होने दी, उसके बाद माइक्रोसोम ऐड किए, और दूसरे में उसके पहले से ही माइक्रोसोम प्रेजेंट है। तो देखा गया कि जिसमें आपने पहले माइक्रोसोम ऐड किए नहीं थे, वहाँ पे ना तो प्रोटीन की एंट्री हुई, ना ही उसका सिग्नल सीक्वेंस रिमूव किया गया। दूसरी कंडीशन थी जब सेल फ्री प्रोटीन सिंथेसिस हुई, लेकिन जब माइक्रोसोम स्टार्टिंग से प्रेजेंट थे, उस कंडीशन में उसका सिग्नल सीक्वेंस भी रिमूव हो गया और उसकी जो प्रोटीन की एंट्री है वो माइक्रोसोम के ल्यूमेन के अंदर हो गई। क्लियर? माइक्रोसोम एक्सपेरिमेंट से क्या पता लगा है, जो क्योंकि जो ईआर है इट कैन नॉट बी आइसोलेटेड इंटैक्ट, उसको आप पूरा ऐसे का ऐसे ही आइसोलेट नहीं कर सकते। जैसे ये ईआर है, रफ ईआर,
इस रफ ईआर को जब आप होमोजेनाइज करेंगे तो इसके छोटे छोटे पार्ट बन जाएंगे, क्योंकि एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, बहुत बड़ी स्ट्रक्चर है, तो ये टूट जाती है। टूटती है तो क्या होगा, इसकी प्रॉपर्टी ये है कि ये छोटे छोटे वेसिकल्स बनाती है। इन वेसिकल्स को हम कहते हैं माइक्रोसोम। इन माइक्रोसोम के ऊपर राइबोसोम्स अटैच्ड है। अब हम इसमें क्या कंडीशन कर सकते हैं, इसमें अगर हमने एक बार इसको डिटर्जेंट से ट्रीट कराया, जब हमने डिटर्जेंट से ट्रीट करा दिया तो मेम्ब्रेन टूट गई, मेम्ब्रेन टूट गई तो राइबोसोम्स वहाँ से, उसके बाद हमने प्रोटीएज ऐड किया, प्रोटीन का डिग्रेडेशन। सबसे पहले हमने डिटर्जेंट ऐड किया, देन उसमें प्रोटीएज ऐड किया, तो जो भी आपकी सिक्रीटरी प्रोटीन थी वो डाइजेस्ट हो गई। दूसरी कंडीशन ये थी कि आपने पहले इसमें प्रोटीएज ऐड किया, जब प्रोटीएज ऐड किया तो प्रोटीन का डिग्रेडेशन नहीं हुआ, यानी सिक्रीटरी प्रोटीन ल्यूमेन के अंदर ही जुड़ी रही। इस कहानी को समझते हैं। एक बार सेल का होमोजेनाइजेशन हो जाता है, सेल को हम मतलब बिल्कुल मिक्स कर लेते हैं, बिल्कुल सॉल्यूशन के फॉर्म में ले आते हैं, तब रफ ईआर के फ्रैगमेंट छोटे छोटे सील्ड वेसिकल्स बनाते हैं, जिनको हम कहते हैं माइक्रोसोम्स। अब राइबोसोम जो होते हैं दे रिमेन ऑन द साइटोसोलिक सरफेस, साइटोसोल के साइड पर ही होंगे, बाहर की तरफ साइटोसोल है और अंदर की तरफ है ल्यूमेन। ठीक है। प्रोटीज प्रोटेक्शन ऐसे किया गया, एक्सपेरिमेंट ये था कि माइक्रोसोम को प्रोटीएज से ट्रीट कराया, प्रोटीएज केवल एक्सपोज्ड प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। दिस इज इंपॉर्टेंट, जो हमें पता होना चाहिए। रिजल्ट क्या निकला, जो साइटोसोल की प्रोटीन थी वो डिग्रेड हो गई और जो सिक्रेटरी प्रोटीन थी वो प्रोटेक्टेड फॉर्म में रह गई। यहाँ पे केवल हमने प्रोटीएज से कराया तो जो भी सिक्रेटेड वो प्रोटीन्स हैं वो डिग्रेड हो गई, जो भी सिक्रेटेड प्रोटीन है वो माइक्रोसोम में रही और बाहर वाली सारी डिग्रेड हो गई। इससे क्या पता चलता है कि भले ही प्रोटीन की सिंथेसिस साइटोसोलिक फेज पे हो, लेकिन सिक्रेटरी प्रोटीन्स ईआर के ल्यूमेन में ही जाती हैं। इंपॉर्टेंट क्या रहा, राइबोसोम साइटोसोल के साइड पर है, लेकिन प्रोटीन की डेस्टिनेशन है ल्यूमेन। सो राइबोसोम की लोकेशन डिसाइड नहीं करती है प्रोटीन की डेस्टिनेशन को, राइबोसोम की लोकेशन अलग है, प्रोटीन की लोकेशन अलग है, और प्रोटीन की सिंथेसिस डायरेक्टली ल्यूमेन के अंदर ही होती जा रही है। ठीक है। अब हम ईआर के सिग्नल सीक्वेंस की बात करते हैं, कैसा सिग्नल है। नेचर जो होता है आपके ईआर के टारगेटिंग सिग्नल का, सिग्नल सीक्वेंस का, वो इसकी लेंथ होती है 16 to 30 अमीनो एसिड एन टर्मिनस पे पाया जाता है। इसमें एक या एक से अधिक पॉजिटिवली चार्ज्ड रेजिड्यूज, अमीनो एसिड रेजिड्यू मिलेंगे, एक हाइड्रोफोबिक कोर मिलती है। इस हाइड्रोफोबिक कोर का जो साइज है वो भी 6 to 12 हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड है। फंक्शनल प्रॉपर्टी देखिए, तीन मेन फंक्शनल प्रॉपर्टी है इसकी, नेसेसरी, सफिशिएंट एंड ट्रांसिएंट। क्या नेसेसरी है, डिलीशन ऑफ हाइड्रोफोबिक सीक्वेंस, अगर आपने हाइड्रोफोबिक रीजन को डिलीट कर दिया तो ईआर की टारगेटिंग नहीं हो पाएगी और जो प्रोटीन है वो साइटोसोल में ही रह जाएगी। यानी चार्ज्ड रेजिड्यू को अगर आपने हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड की जगह पर लगा दिया तो वो टारगेटिंग लॉस्ट कर देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। दूसरा है एडिशन ऑफ सिग्नल सीक्वेंस टू साइटोसोलिक प्रोटीन, अगर आपने किसी भी साइटोसोलिक प्रोटीन के ऊपर ये वाला जो सीक्वेंस है हाइड्रोफोबिक सीक्वेंस, जो आपका सिग्नल सीक्वेंस है 16 to 30 अमीनो एसिड का, इसको आपने किसी साइटोसोलिक प्रोटीन के ऊपर लगा दिया तो अब वो ईआर की ल्यूमेन में जाएगा। दूसरा, सिग्नल सीक्वेंस इज क्लीव ड्यूरिंग ट्रांजिशन, ट्रांसलेशन के दौरान ही सिग्नल सीक्वेंस को क्लीव कर दिया जाता है और जो मेच्योर प्रोटीन है उसमें कोई सिग्नल पेप्टाइड नहीं पाया जाता, यानी कि ये इसकी बाइंडिंग के लिए और टारगेटिंग के लिए ज़रूरी है, आगे फोल्डिंग या किसी और पर्पज़ के लिए बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। सो दिस सीक्वेंस इज इम्पॉर्टेंट, हाइड्रोफोबिक कोर इज एसेंशियल फॉर बाइंडिंग टू ईआर टारगेटिंग मशीनरी। बात करते हैं टाइमिंग, ईआर के ट्रांसलोकेशन में टाइम कितना लगता है सेल फ्री सिस्टम में। सो एट व्हाट प्रिसाइज स्टेज ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस मस्ट ईआर मेम्ब्रेन और माइक्रोसोम बी प्रेजेंट फॉर सिक्रेटरी प्रोटीन टू एंटर द ईआर लुमेन। इसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि किस समय पर प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए मेम्ब्रेन सिस्टम, ईआर मेम्ब्रेन सिस्टम या माइक्रोसोम को प्रेजेंट होना चाहिए। तो अगर हम ट्रांसलेशन को इन विट्रो कर रहे हैं जैसे सेल फ्री सिस्टम में हमने किया था, उसको माइक्रोसोम को डिफरेंट टाइम पॉइंट पे ऐड किया गया तो फाइनल लोकलाइजेशन देखा है, यानी कि सक्सेसफुल ट्रांसलोकेशन किसी प्रोटीन का केवल तभी होगा जब माइक्रोसोम को बिफोर 70
अप्रॉक्सीमेटली 70 अमीनो एसिड की सिंथेसिस होने से पहले एंटर किया जाए। अगर प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है और लगभग हम कहें कि 100 अमीनो एसिड बन चुके हैं और तब हम कह रहे हैं कि यहाँ पर अब हमने माइक्रोसोम को एंटर करना शुरू किया है, तो अब क्या होगा, वो ईआर के अंदर एंटर नहीं होने देंगे। क्लियर? क्योंकि जो लगभग 40 अमीनो एसिड बाहर निकल रहे होते हैं, तो उस 40 अमीनो एसिड में ही उनका ईआर का सिग्नल सीक्वेंस प्रेजेंट होता है और बाकी के जो 30 अमीनो एसिड होते हैं वो उसके टनल में प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम के टनल में, एक्सिट टनल में। ये कंडीशन है, इसलिए लगभग 70 अमीनो एसिड जब तक आपके सिंथेसाइज होंगे तभी उसके पहले से ही आपके माइक्रोसोम वहाँ पर होंगे तो वो जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। क्यों ऐसा होगा उसको भी हम आगे पढ़ेंगे। इसका इंटरप्रिटेशन क्या कहता है कि सिग्नल सीक्वेंस मस्ट बी एक्सेसिबल टू बी रिकॉग्नाइज। सिग्नल सीक्वेंस जो लगभग 40 अमीनो एसिड तक बाहर निकल के आ गया है उसको रिकॉग्नाइज होना चाहिए। एक बार ट्रांसलेशन प्रोग्रेस उसके ज़्यादा हो जाए, मतलब 100 के आसपास हो गए, तो जो सिग्नल है इट इज़ नो लॉन्गर फंक्शनली कॉम्पिटेंट, अब उसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी। मतलब क्या होता है ना कि वक्त के साथ जो चीज़ समय पर ना मिले तो उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है ना। अब उन राइबोसोम्स को रीडायरेक्ट नहीं किया जा सकता। कंक्लूजन क्या निकला, ईआर की ट्रांसलोकेशन इनिशिएट होती है और तभी प्रोटीन जो है वो भी सिंथेसाइज हो रही होती है एंड अटैच टू द राइबोसोम, यानी कि को ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन। ईआर की ट्रांसलोकेशन चल रही है और प्रोटीन की सिंथेसिस भी साथ में चल रही है, तो इसलिए हम इसे को ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन कहते हैं। ईआर ट्रांसलोकेशन ऑफ सिक्रेटरी प्रोटीन इज पोस्ट ट्रांसलेशनल, नो इट इज को ट्रांसलेशनल। ठीक है, ईआर ट्रांसलोकेशन इज स्ट्रिक्टली को ट्रांसलेशनल। बात करते हैं हम लोग सिक्रेटरी प्रोटीन। इट बिगिन सिंथेसिस ऑन फ्री राइबोसोम, लेकिन रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है बाय अर्ली, एक स्टार्टिंग के ही सीक्वेंस रहता है आपका, एंड टर्मिनल हाइड्रोफोबिक सीक्वेंस से आप स्टार्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से उसको फिर राइबोसोम पे डॉक कर दिया जाता है, जिसके कारण ये को ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन करते हैं और ईआर के ल्यूमेन में एंटर कर जाते हैं। Now why is co-translational translocation biologically necessary? ऐसा ज़रूरी क्यों है? सबके सब पोस्ट ट्रांसलेशनल भी तो जा सकते थे, लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि प्री मेच्योर फोल्डिंग ना हो जाए सिक्रेटरी प्रोटीन्स की, एग्रीगेशन ना हो जाए हाइड्रोफोबिक सेगमेंट्स का। ये दो मेन कारण हैं जिसकी वजह से हम को ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन करते हैं और जो प्रोटीन की फोल्डिंग होती है वो भी ईआर के अंदर होती है। इसको ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन की वजह से आपको क्या मिला, डायरेक्शन मिली है, एफिशिएंसी मिली है और फिडेलिटी मिली है, राइट। तो ट्रांसलेशन, टारगेटिंग एंड ट्रांसलोकेशन, दीज आर फिजिकली कपल्ड प्रोसेस, एक साथ मिलके कर रहे हैं और प्रॉपर कांटेक्ट हो रहा है, फिर काम चल रहा है आगे। सॉरी, ओके। सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल, एसआरपी की बात करते हैं, ये क्या है? देखिए, सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल साइटोसोलिक राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस में क्या होते हैं, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन आरएनपी के कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं। सिग्नल सीक्वेंसेस में हाइड्रोफोबिसिटी शेयर होती है, सीक्वेंस होमोलॉजी नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। होमोलॉजी ऐसा नहीं है कि इसमें ए जी, फॉर एग्जाम्पल एलेनिन, ग्लाइसिन, ल्यूसिन, ट्रिप्टोफैन, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है कि वो पाया जाएगा एक पर्टिकुलर सीक्वेंस, बस वो हाइड्रोफोबिक होने चाहिए, जितने हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स हैं वो वहाँ पर होना चाहिए, जिसका साइज है 16 से 30 अमीनो एसिड तक का। फंक्शनल आउटकम की बात, ये तो आउटकम की बात करेंगे। फंक्शनल आउटकम ये टेम्पररी पॉज कर देता है ट्रांसलेशन को। जब ये एसआरपी बाइंड करता है राइबोसोम और प्रोटीन के साथ, तो उस समय थोड़ी देर के लिए ट्रांसलेशन रुक जाता है। ये फिर बाद में आपका प्रिवेंट करता है इलोंगेशन इन द साइटोसोल के अंदर इलोंगेशन को भी रोकता है, जिसके बाद एक टारगेटेबल राइबोसोम नेसेंट चेन कॉम्प्लेक्स आपको मिलता है। ठीक है, अभी हम इस पर आएंगे बाद में, पहले आते हैं नेचर पे। साइटोसोलिक राइबोन्यूक्लियोटाइड प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है जो कि 6 प्रोटीन और लगभग 300 न्यूक्लियोटाइड के आरएनए स्कैफोल्ड से बना हुआ होता है।
रिकॉग्निशन सीक्वेंस की बात करें तो ये हाइड्रोफोबिक सीक्वेंस से बाइंड करता है, लार्ज सब यूनिट से बाइंड करता है राइबोसोम की। दूसरा इसकी जो बाइंडिंग सब यूनिट है, SRP की बाइंडिंग सब यूनिट है P54, ये केमिकल क्रॉस लिंकिंग से बाइंड करती है। एम डोमेन पाए जाते हैं यानी मिथियोनिन रिच होती है, हाइड्रोफोबिक क्लेफ्ट होती है जिसपे जाके प्रोटीन बाइंड कर रही है। हाइड्रोफोबिक कोर ऑफ सिग्नल सीक्वेंस इंसर्ट्स इनटू दिस क्लेफ्ट, दिस हाइड्रोफोबिक क्लेफ्ट, इसमें बाइंड करते हैं। टोटल अगर हम बात करें तो टेम्पररली पॉज करेगा, जब ये बाइंड करेगा तो प्रोटीन की सिंथेसिस थोड़ी देर के लिए रुक जाएगी, साइटोसोल में उसकी एलोंगेशन नहीं हो पाता और उसकी वजह से राइबोसोम से जो बन रही प्रोटीन है उसको वो टारगेट कर पाता है। ये इसका कॉम्प्लेक्स है, इसमें एक हाइड्रोफोबिक ग्रूव है, यहीं पे आपका मिथ्योनिन रिच रीजन पाया जाएगा। ये P54 है, SRP P54 सब यूनिट है, ठीक है। SRP रिसेप्टर की अगर हम बात करते हैं, SRP में डॉकिंग साइट में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डॉकिंग साइट है उसकी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। इंटीग्रल मेम्ब्रेन होता है, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है जिसके दो सब यूनिट हैं, अल्फा और बीटा। अल्फा सब यूनिट इसे FTSY होमोलॉग भी कहते हैं और बीटा एक स्मॉल होती है, स्टेबिलाइजिंग है, ये बेसिकली रेगुलेशन के लिए चाहिए और किसी के लिए नहीं। SRP हमने पढ़ा, SRP का रिसेप्टर अब हम पढ़ रहे हैं जिसमें दो सब यूनिट थे, अल्फा और बीटा। अल्फा को FTSY भी बोलते हैं, बीटा जो कि रेगुलेशन के लिए चाहिए। SRP P54 और SRP रिसेप्टर की अल्फा प्रोटीन जो FTSY है, ये दोनों मिलते हैं, ज्वाइन करते हैं, दोनों में ही GTPase एक्टिविटी होती है, दोनों ही GTP से बाइंड करते हैं और मिलके स्यूडो सिमेट्रिक हेट्रोडाइमर बनाते हैं। लेकिन दोनों में से कुछ भी, ना तो P54 ना ही FTSY, दोनों में से कोई भी फुल्ली फंक्शनल नहीं होता है अपने अकेले पे। वो कब एक्टिवेट होते हैं, वो केवल तब एक्टिवेट होते हैं जब इनका कॉम्प्लेक्स बन जाता है, यानी कि ये दोनों का जब कॉम्प्लेक्स बन गया तब जाके ये GTP से GDP में कन्वर्ट करेंगे, GTP को हाइड्रोलाइज कर देंगे, उसके बाद फिर वो आगे का काम करेंगे। अब जैसे ही GTP की हाइड्रोलिसिस होगी तो स्टेबल डॉकिंग हो जाएगी, करेक्ट हैंडओवर हो जाएगा ट्रांसलोकेशन का, ट्रांसलोकोन पे डिसअसेंबली हो जाएगी और रिसाइकलिंग हो जाएगी, ठीक है। ये क्या नहीं करते हैं, ये प्रोटीन को पुश नहीं करते हैं कि हाँ आप मेम्ब्रेन के अंदर चाहिए, ठीक है। एक बार GTP की हाइड्रोलिसिस हो गई तो वही SRP का डिसोसिएशन हो जाता है, राइबोसोम जो है वो ट्रांसफर हो जाता है आपके ट्रांसलोकोन के ऊपर, ट्रांसलेशन वापस से एकदम रिज्यूम होना शुरू हो जाता है। ये कहानी है, जैसे ही आपका GTP से हाइड्रोलिसिस हुई वैसे ही SRP वहाँ से हट गया, SRP हट गया तो फिर पॉज जो लगा हुआ था प्रोटीन के सिंथेसिस पे वो भी रुक गया, ट्रांसलेशन होना शुरू हो गया और राइबोसोम ट्रांसफर हो गया ट्रांसलोकोन पे जो कि Sex61 है। SRP क्या है, SRP एक टारगेटिंग फैक्टर है, ट्रांसलोकेशन की मोटर नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सिर्फ टारगेट करवाता है SRP को SRP के रिसेप्टर पे, ठीक है। पूरी कहानी कुछ इस तरीके से हो रही है, ये आपका स्ट्रक्चर है, ये प्रोटीन बन रही है, यहाँ पर सिग्नल सीक्वेंस निकल आया, उसके बाद क्या हुआ, SRP मॉलिक्यूल आता है, SRP मॉलिक्यूल इस प्रोटीन के एन टर्मिनल डोमेन से और इस 60S राइबोसोम से बाइंड कर लेता है। बाइंड करने के बाद यहाँ पर आपकी ER मेम्ब्रेन के ऊपर SRP रिसेप्टर प्रेजेंट है, ये जो बीच में डॉटेड लाइन से दिखा रखा है, ये दिखाया है GTP बाइंडिंग मोटिव। अब ये वाला जो आपका SRP है वो SRP के रिसेप्टर से बाइंड करेगा और दोनों GTP से बाइंड कर लेंगे, बाइंड कर लिया है, अभी ये डॉक नहीं हुआ है। फिर जैसे ही ये GTP से GDP में कन्वर्ट हुआ, हाइड्रोलिसिस हुई, वैसे यहाँ राइबोसोम इस ट्रांसलोकोन के ऊपर शिफ्ट कर दिया गया और जो प्रोटीन है वो इसके चैनल के बीच में आ गई है। इस कंडीशन में तुरंत ही SRP यहाँ से रिलीज हो जाता है और वापस से दूसरे को लाने के लिए तैयार हो जाता है, ठीक है। आगे की जो प्रोसेस है वो हम आगे बढ़ेंगे। जैसे ही अब ट्रांसलोकोन पर आते हैं, ट्रांसलोकोन Sex61 कॉम्प्लेक्स है जो कि प्रोटॉन कंडक्टिंग चैनल है। Sex61 में दो पार्ट हैं, Sex61 अल्फा जो कोर प्रोटीन है और दूसरा जो पार्ट है वो है बीटा गामा। Sex61 10 में ट्रांसमेम्ब्रेन अल्फा एलिसिस का बनता है, प्रोटीन कंडक्टिंग पोर है।
और जो बीटा गामा है ये कोई ट्रांसलोकेशन चैनल नहीं बनाते, बल्कि एक स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी देते हैं जिससे स्ट्रक्चर मेंटेन रहती है। दूसरा रेगुलेटरी सपोर्ट देते हैं, यानी इससे रेगुलेशन होता है आपके SEC61 ट्रांसलोकोन का। ये मेंटेन करवाता है प्रॉपर असेंबली एंड पोजीशनिंग ऑफ SEC61 अल्फा। प्रॉपर पोजीशनिंग हो जाए, ER की मेम्ब्रेन में प्रोटीन ठीक से आए और राइबोसोम में वो सही जगह पर जाके लोकेट रहे, ये काम कराता है। मगर प्रोटीन की एंट्री SEC61 अल्फा से होती है। सो SEC61 अल्फा कॉम्प्लेक्स अलोन कैन नॉट जेनरेट एनर्जी, वो अलोन जेनरेट नहीं कर सकता है एनर्जी। क्या होगा, ये एनर्जी इसको मिलती है राइबोसोम के इलोंगेशन से। को ट्रांसलेशनल प्रोटीन की जब सिंथेसिस हो रही होती है वहाँ से उसको एनर्जी मिलती है इलोंगेशन से। दूसरा BIP और ATP से पोस्ट ट्रांसलेशनल एनर्जी मिलती है ईस्ट के केस में। ठीक है, हम लोग आते हैं SEC61 पे। दिस इज SEC61 जिसमें ये है आपका SEC61 अल्फा जो मेनली चैनल बना रहा है। इसके अलावा जो यूनिट है जो यहाँ शो नहीं की गई है वो है बीटा और गामा। तो ये राइबोसोम आपका mRNA है, यहाँ पर आपका tRNA है जो कि आपके अमीनो एसिड्स को अटैच करता जा रहा है, और इस ट्रांसलोकोन चैनल से ये होता हुआ प्रोटीन एंट्री कर रही है इन द ER ल्यूमेन। ठीक है, एविडेंस की बात कर रहे हैं हम। SEC61 अल्फा ही पोर बनाता है, इसके क्या एविडेंस है? तो 3 मेजर आपके एविडेंसेस एक्सपेरिमेंट से निकले। एक था ईस्ट म्यूटेंट, एक ईस्ट में म्यूटेंट बनाया गया जिससे ट्रांसलोकेशन को ब्लॉक किया गया है। म्यूटेशन किया गया SEC61 अल्फा में, जिसकी वजह से उसका फेलियर हो गया, मतलब सिक्रीटरी प्रोटीन ER के ल्यूमेन में एंटर नहीं कर पा रही थी। इसने ये बताया, जेनेटिकली एविडेंस दिया कि SEC61 इज एसेंशियल फॉर द ट्रांसलोकेशन। दूसरा था केमिकल क्रॉस लिंकिंग। जब नेसेंट चेन है वो कांटेक्ट करती है SEC61 अल्फा से, ये देखने के लिए केमिकल क्रॉस लिंकिंग की गई। कैसे? सेल फ्री सिस्टम के अंदर एक सिक्रीटरी पॉलीपेप्टाइड को कोवेलेंटली क्रॉस लिंक कराया गया SEC61 अल्फा से। उससे पता चला कि डायरेक्टली वो जो प्रोटीन थी, पॉलीपेप्टाइड थी, वो एंटर कर गई इन द ल्यूमेन ऑफ माइक्रोसोम। इसने बताया कि डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट इज एसेंशियल बिटवीन द ट्रांसलोकेटिंग चेन एंड SEC61 अल्फा। एक ये क्रॉस लिंकिंग एजेंट ऐड करके इसके साथ एंट्री कराई गई। देन आता है रिकॉन्स्टिट्यूटेड लाइपोसोम। लाइपोसोम लिपिड की बाइलेयर के बने हुए वेसिकल्स होते हैं। तो लाइपोसोम जिसमें केवल SEC61 और SRP रिसेप्टर था, उसमें और कुछ नहीं है, केवल ट्रांसलोकोन है और SRP का रिसेप्टर है, उसके अलावा कुछ और चीज़ नहीं है। ये चेक करने के लिए क्या केवल SEC61 कॉम्प्लेक्स ही काफ़ी है SRP रिसेप्टर के साथ, या कुछ और भी चीज़ें आपको चाहिए प्रोटीन के ट्रांसलोकेशन के लिए? इसके लिए ये किया गया था, जिसमें आर्टिफिशियल फॉस्फोलिपिड वेसिकल्स में SRP रिसेप्टर था और SEC61 कॉम्प्लेक्स था। इन्होंने भी को ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन बताया। तो ये पता चलता है कि जब राइबोसोम SRP नेसेंट चेन कॉम्प्लेक्स प्रोवाइड किए जाते हैं इन दैट वेसिकल जिसमें SRP रिसेप्टर और SEC61 कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है, तो वो उसका को ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन कर देता है। यानी कि कोई एडिशनल ER मेम्ब्रेन प्रोटीन बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं है। सो SEC61 अल्फा इज बोथ genetically essential and physically contacted by the translocating peptide, and together with the SRP receptor is sufficient to form protein conducting channel. These two protein complexes are necessary and sufficient. Clear? फिर बात करते हैं ट्रांसलेशन से कैसे ट्रांसलोकेशन होता है। सो राइबोसोम टाइटली डॉक कर रहे थे और सील कर जाते हैं SEC61 ट्रांसलोकोन पे, हमें पता है, जिसकी वजह से एक कॉन्टिन्यूस कॉन्ड्यूट बन जाती है, एक सर्किट जैसा बन जाता है। राइबोसोम की एग्जिट चैनल डायरेक्टली SEC61 ट्रांसलोकोन के पोर में ओपन हो जाती है। अब इसके कारण क्या होगा, जो नेसेंट पॉलीपेप्टाइड है वो कभी भी एक्सपोज नहीं होती साइटोसोल से, और वो प्रीमेच्योरली फोल्डिंग से भी बच जाती है, डायरेक्टली वो आपकी ER के ल्यूमेन में एंटर करती है। सो ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन आर फिजिकली एंड फंक्शनली कपल्ड। एनर्जी सोर्स की बात करेंगे अगर, तो कोई ATP आपको नहीं चाहिए जो SEC61 से चाहिए होता है, ना ही कोई ATP आपको चाहिए होता है SRP रिसेप्टर से। ड्राइविंग फोर्स आपको कहाँ से मिलता है? पेप्टाइड का बॉन्ड बनता जाता है, राइबोसोमल चेन इलोंगेट होती जाती है, वहाँ से आपको एनर्जी मिलती जाती है। ठीक है, हाई फ्रिक्वेंसी अगर हम एग्जाम ट्रैप की बात करें तो SEC61 एक ATPase है, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नो,
सेक्स 61 कोई एटीपीएज नहीं है, ना ही इसके अंदर कोई भी जीटीपी भी बाइंड नहीं करता, वो एसआरपी और एसआरपी के रिसेप्टर पे होता है केवल। ये केवल ट्रांसलेशन प्रोवाइड करता है बाय पुशिंग फोर्स, पुश कर रहा है केवल, ठीक है। वो भी कहाँ से मिल रही है, वो यहाँ से मिल रही है इसको एनर्जी। अब ईआर की मेम्ब्रेन में उसकी ट्रांसलोकेशन बिल्कुल फिक्स रहे, तो मेन चैलेंज क्या होते हैं ईआर की मेम्ब्रेन पे ट्रांसलोकोन के ऊपर, कि ये लीकेज को प्रिवेंट करे, आयंस, मेटाबोलाइट्स और स्मॉल मॉलिक्यूल्स को एंटर ना करने दे, केवल और केवल लार्ज पॉलीपेप्टाइड को ही वो एंट्री कराए। तो उसमें क्या होगा, उसके पास दो गेट होते हैं, दो मेनली ट्रांसलोकोन गेटिंग होती है। गेट 1 लेटरल ओपनिंग होती है, तो सेक्स 61 अल्फा में 10 ट्रांसफिब्रिन अल्फा हेलिसेस होते हैं, जो कि दो 5-5 हेलिक्स के बंडल 1 2 3 4 5 एंड 1 2 3 4 5 के दो बंडल्स होंगे, जो कि एक हिंज की तरह, जैसे दरवाजे के कब्जे होते हैं साइड में, वैसे ही एक हिंज की तरह ये जुड़े होते हैं, 5-5 के बंडल्स, ठीक है। जिसकी वजह से हाइड्रोफोबिक बाइंडिंग पॉकेट ओपन रहती है। अब ये हाइड्रोफोबिक बाइंडिंग पॉकेट जो है, इसमें सिग्नल सीक्वेंस लेटरली इंसर्ट होता है साइड बाय साइड इस तरीके से, ठीक है। एन टर्मिनस साइटोसोल की तरफ रहेगी और पॉलीपेप्टाइड जो होता है वो अपने आप को बैक कर लेता है पीछे। अब हम वापस से अगर इसी फिगर पे आए तो हम इसकी बात कर रहे हैं, यहाँ से आया और इस पोजीशन पे, ये देखिए हम इसकी बात कर रहे हैं इस समय, ये प्रोटीन आ रही थी, आने के बाद ये जो रीजन है ना रेड वाला, ये फोल्ड बैक हो रहा है, एन टर्मिनल साइड हमेशा ल्यूमिन की तरफ है और ये अपने आप को पीछे कर लेता है इधर। तो अब क्या हुआ, ये जो साइटोसोल है, ठीक है, दूसरा गेट होता है प्लग डिस्प्लेसमेंट। प्लग डिस्प्लेसमेंट सेंट्रल पोर है, प्लग हेलिक्स में जुड़ा होता है, जैसे कि ये आपका अगर पोर है तो यहाँ पर एक प्लग लगा हुआ है, इस प्लग को ये पुश कर रहा है, यहाँ से आया, इस प्लग को जैसे ही हटाएगा ये प्रोटीन की एंट्री अंदर हो जाएगी, इनकमिंग पॉलीपेप्टाइड डिस्प्लेस कर देती है प्लग को, जिसकी वजह से जो एक्वस पोर है वो एंटर कर जाता है। नाउ ट्रांसलोकेशन कब होगा, जब राइबोसोम की नेसेंट चेन पूरी तरीके से इस कॉम्प्लेक्स के साथ जुड़ी हुई होगी। और हाइड्रोफोबिक, ये तो हो गए दो, एक हो गया लेटरल, एक हो गया प्लग डिस्प्लेसमेंट, दो ओपनिंग से ये फिक्स रहती है कि इसमें इन सब चीज़ों की एंट्री ना हो पाए, केवल लार्ज प्रोटीन की एंट्री होगी। हाइड्रोफोबिक कैस्केड की बात करते हैं, एक सेंट्रल पोर होता है, लाइन होती है अंदर की तरफ जो बीच में होगी इधर, इसमें क्या होता है, आइसोल्यूसिन रेजिड्यूज होते हैं जो कि टाइट हाइड्रोफोबिक सील बना लेते हैं, जिसकी वजह से कोई भी एक्स्ट्रा हाइड्रोफिलिक पार्ट एंटर नहीं कर पाता, ठीक है। जैसे ही एंट्री होती है सिग्नल का क्लीवेज कर दिया जाता है। तो सिग्नल पेप्टाइड के क्लीवेज कब होगा, जब वो एंटर कर जाएगी ईआर के ल्यूमेन में। जैसे ही सिग्नल पेप्टाइड ईआर के ल्यूमेन में एंटर करता है उसको क्लीव कर देते हैं, एंजाइम होता है इसमें सिग्नल पेप्टाइडेज। ये ईआर की मेम्ब्रेन प्रोटीन है, मेम्ब्रेन पे जुड़ा हुआ होता है, ट्रांसलोकोन के साथ ही अटैच्ड रहता है, एसोसिएटेड रहता है। ये क्या करता है, जैसे ही सिग्नल अंदर आया तुरंत क्लीवेज साइट को रिकॉग्नाइज किया, जो कि प्रेजेंट है इमीडिएटली आफ्टर दिस हाइड्रोफोबिक कोर, तुरंत उसके बाद ही वो प्रेजेंट है, उसको वो कट कर देता है। सिग्नल पेप्टाइड क्लीव हो गया, तुरंत उसको डिग्रेड कर दिया। इसी वजह से जो मेच्योर सिक्रेटरी प्रोटीन होती है उसमें सिग्नल पेप्टाइड नहीं पाया जाता। यहाँ पर ये है सिग्नल पेप्टाइडेज, ये सिग्नल पेप्टाइडेज मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ है और इस सेक्स 61 ट्रांसलोकोन के साथ एसोसिएटेड है। जैसे ही प्रोटीन एंटर की इस हाइड्रोफोबिक रीजन के तुरंत बाद में एक क्लीवेज साइट प्रेजेंट है, वहाँ से इसने कट किया, कट करते ही ये पार्ट अलग हो गया और इसीलिए जो ये मैच्योर फोल्डेड प्रोटीन है इसमें कोई भी सिग्नल नहीं पाया जा रहा, ठीक है, इसमें कोई भी सिग्नल प्रोटीन नहीं पाई जा रही। आगे आते हैं हम लोग पोस्ट ट्रांसलेशनल। कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जहाँ पोस्ट ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन भी होता है, जैसे ईस्ट के अंदर सभी प्रोटीन नहीं, कुछ प्रोटीन्स होती हैं। तो वैसे तो ज़्यादातर जो यूकेरियोटिक सेल्स हैं उसमें सिक्रेटरी प्रोटीन को ट्रांसलेशनली मूव करती है, लेकिन ईस्ट के अंदर एक सबसेट है सिक्रेटरी प्रोटीन्स का जो कि ट्रांसलेशन के कंप्लीट होने के बाद एंटर करता है। तो इसमें क्या होगा, ये भी आपका सेक्स 61 ट्रांसलोकोन का यूज़ करता है, लेकिन इसकी मैकेनिज्म और एनर्जी डिफरेंट होती है फ्रॉम द को ट्रांसलेशन। कैसे डिफरेंट है देखिए, अगर हम को ट्रांसलेशन जो नॉर्मली ज़्यादातर में पाया जाता है, पोस्ट ट्रांसलेशनल जो कि ईस्ट के कुछ प्रोटीन, कुछ सिक्रेटरी प्रोटीन्स में मिलता है,
क्या होगा, देखिए SRP दोनों इसमें चाहिए, SRP सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल, बट यहाँ नहीं चाहिए। राइबोसोम ट्रांसलोकोन से जुड़ा हुआ होना चाहिए, यहाँ पे फ्री राइबोसोम पे ही सिंथेसिस होती है। टाइमिंग की बात करें, ट्रांसलोकेशन के दौरान ही जाता है, यहाँ पर ये आफ्टर ट्रांसलेशन जाता है। एनर्जी सोर्स पहले वाले में को ट्रांसलेशन में जैसा हम पढ़ते आ रहे थे, कोई भी राइबोसोम, कोई भी आपको एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, बट यहाँ पे एटीपी के हाइड्रोलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। ड्राइविंग फोर्स की अगर आप बात करेंगे तो चेन इलॉन्गेशन से मिलता है, यहाँ पे बीआईपी मीडिएटेड रैशिप से मिलता है, इसको हम पढ़ेंगे अभी आगे। मेजर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ज़्यादातर यूकेरियोट्स में आपका को ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन होता है, लेकिन ईस्ट के कुछ सबसेट में पोस्ट ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन होता है इन द ईआर। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पोस्ट ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन यूजेस अ डिफरेंट चैनल, नो, ये भी आपका सेम सेक61 ही यूज़ करता है, लेकिन उसमें एनर्जी सोर्स डिफरेंट है। अब पोस्ट ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन की बात करेंगे, देखिए ये आपकी ट्रांसलोकेटिंग पेप्टाइड आई, पॉलीपेप्टाइड, जो कि पूरी सिंथेसिस हो चुकी है, अब उसको खींच के लाया गया है सेक61 में। यहाँ पे इसका सिग्नल का क्लीवेज आपका उसी ने कर दिया, सिग्नल पेप्टाइडेज एंजाइम ने। इसके बाद एक कॉम्प्लेक्स यहाँ पे मिल रहा है जिसे सेक63 कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये सेक63 कॉम्प्लेक्स क्या कर रहा है, इस प्रोटीन के ऊपर एंटर करते टाइम पर क्या करता है, एटीपी से एडीपी अटैच करता है। ये आपका है बीआईपी, बीआईपी जो कि एक शैपरन है, कोशैपरन क्या करती है, सेक63 कॉम्प्लेक्स के साथ इंटरेक्ट करती है और एडीपी इस पर अटैच करा देती है, जो आपकी प्रोटीन एंटर कर रही है